जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत प्यार मिला हमें, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और एक बार फिर से मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पार्ट 2 में डिस्टेंस फार्मूला तक पूरा कंप्लीटली देख चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। जैसे अगर हम समझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला को समझ चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कोई आपको एक प्लेन है और इस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट है, सपोज दैट मानिए ये दोनों पॉइंट है। अब इसके बीच की अगर दूरी हमको निकालनी है, इसके बीच की अगर दूरी हमको निकालनी है, तो ये ए है और ये आपको क्या है भाई, बी। ठीक है, तो इस ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x1 y1, और इसका जो वैल्यू होता है x2 और y2 होता है। अगर इसके डिस्टेंस को हम बताएं कि जो ए बी है वो आखिर कितना दूर है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या सीख चुके हैं कि हमारे पास अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस ऑरिजिन से हो, ऑरिजिन से जैसे इस पॉइंट से हो, ठीक है, तो इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको पहले से पता है, 0 0 होता है, ठीक है। और दूसरा कोई पॉइंट सपोज दैट यहाँ पर, तो अगर इसके बीच की दूरी हमको पता करनी है तो ये x और ये आपको क्या है, y है। तो ओ ए अगर हम निकाले कि ओ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो फिर से आप देख रहे हैं ना, दो पॉइंट तो हो ही चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका क्या भाई, अंडर रूट। ठीक है, अब यहां से समझिएगा, x में से 0 घटेगा तो x होगा। अब x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और y का स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या समझें कि अगर हमारे पास डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना है तो उसके लिए सिर्फ क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जबकि हमको डिस्टेंस किसी दो डिफरेंट पॉइंट का निकालना होता है, तब हमारे पास क्या हो जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या समझेंगे, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी इक्वी डिस्टेंट डिस्टेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो समान दूरी पर, समझ रहे हैं ना, कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट विथ इक्वल डिस्टेंस, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। जैसे सपोज अगर हम समझे कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है जो बी से उतना ही दूर है जितना कि सी से दूर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, इक्वी इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट है किसके, ए सी की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ए बी है वह ए सी से बिल्कुल क्या है, समान दूरी पर है। अगर ये 5 यूनिट की दूरी पर है तो ये भी आपको कितने यूनिट का दूरी है, 5 यूनिट का दूरी है। क्लियर है इतना दूर तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। अब आप इसके फॉर्मूला को ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब समझना होता है। समझिएगा, जैसे आप क्या जानते हो कि ये रूट जो है अगर इधर आएगा तो क्या बना देगा, ए बी स्क्वायर बना देगा। मतलब हमारे पास फॉर्मूला ए बी स्क्वायर होता था, हम भले इस स्क्वायर को इधर भेज के रूट बना देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है और उसमें कोई भी इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है तो इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी एच को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो अब ये भी तो एक तिरछा लंबाई है ना, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था, जबकि स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या लिख लेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अगर हम दोनों पर स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर और बराबर कितना, ए सी का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, तो ये आपको हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अगर हम समझें कि इसका जो हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, और अगर इसके लिए हम समझेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो अगर ये x2 y2 हो चुका है तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर तक? अब हम क्या समझेंगे, अगर सिर्फ हम ए बी को लिखना चाहें तो ए सी हमारे पास ढक जाना चाहिए, ठीक है। तो ए सी को हम क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अगला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पर क्या है भाई, इक्वल है AC के लिए। अब इस लाइन के लिए देखिए तो फिर से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, समझ रहे हैं ना। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वी डिस्टेंस का। अंतर क्या है, सिर्फ इसमें दो वैल्यू था तो दो बार हमको लिखना पड़ा। कभी कभी क्या हो जाएगा, तीन वैल्यू हो जाएगा तो हमको तीन बार लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई भी अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो इससे हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं समझाऊंगा कि भाई जो इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं समझिएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमको तो पता है ना कि इसका जो डिस्टेंस होगा इसका वही डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस फिक्स्ड है तो डिस्टेंस तो आपको निकालने के लिए देगा नहीं। अगर ये 10 यूनिट है तो ये भी आपको 10 यूनिट होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस नहीं देता है, इसमें से ही क्या करता है, किसी एक वैल्यू को मिस कर देता है। जिस वैल्यू को मिस करेगा वो वैल्यू आपको निकालने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम समझें तो टाइप 1, इसमें 3 टाइप के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी हम क्वेश्चन भी लिख के आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 टाइप के। जो पहला टाइप रहेगा कहेगा कि अब एक बात आपको समझना है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर रहा, क्या क्वेश्चन रहेगा भाई, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है और अगर वो एक्स एक्सिस पर है इसका मतलब y का वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम समझे इस बात को तो ये हमारे पास एक कार्टिजन प्लेन हो गया। अब ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। अब जो पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है इसी पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा और वाई का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब वो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि द डिस्टेंस द टू पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से कर रहा है तो मान लीजिए कोई पॉइंट ए है जो एक्स एक्सिस से बी से उतना ही दूर है, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा और वो बी से भी उतना ही दूर है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू हमारा क्या कर दिया, मिसिंग किया कि नहीं किया। अब इसका कुछ भी वो दे सकता है। सपोज दैट अगर हम देखें तो मान लीजिए 3 4 दे दिया और इसका 5 6 दे दिया और पूछ दिया बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का स्क्वायर निकालेंगे फिर ए सी का स्क्वायर निकालेंगे, समझ रहे ना। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वही पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर हो जाएगा, सही है। अभी ये टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सीखना है। हम सारे एग्जाम्पल आपको करवाएंगे इससे रिलेटेड। अगर हम कहें कि टाइप 2 इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा तो टाइप 2 में पूछ देगा कि कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम समझे भाई तो ये मेरा एक प्लेन हो गया, समझ रहे ना। अब सपोज दैट मानिए कोई पॉइंट आपको यहाँ पर है उसका नाम a, तो अगर वो y एक्सिस पर है तो आपको पता है ना कि जो पॉइंट y एक्सिस पर होगा उसमें y का वैल्यू होगा, x का 0 हो जाएगा। तो x का यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 0 और y का क्या लिख लिया, वैल्यू। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये किसी पॉइंट से, किसी दो पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। अगर हम समझे तो ये आपको B हो गया और ये आपको क्या हो गया भाई, C हो गया। तो जितना A से B दूर है उतना ही A से C दूर है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये आपको 2 है, ये आपको 5 है। तो देखिए फिर से एक वैल्यू आपको क्या है, वेरिएबल है, बाकी सारे डाटा को क्या कर दिया, दे दिया है। तो फिर से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा।
एग्जैक्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्वी डिस्टेंस से। अब एक लास्ट क्वेश्चन होता है जो कि इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड होता है और इसको हम टाइप 3 कहेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल सही सही तीनों पार्ट का रिवाइज करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोऑर्डिनेट में कोई नहीं पीछे कर सकता है, क्योंकि जितने क्वेश्चन होते हैं लगभग सारे को मैंने बिल्कुल इजीली आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो देख के लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो देखते हैं अब टाइप 3 में क्या हो जाएगा कि इस बार वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं कहेगा, कह देगा कि कोई 3 पॉइंट है जो आपस में इक्वल दूरी पर है। तो अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसी में से किसी एक वैल्यू को के लिख सकता है, जेड लिख सकता है, ए लिख सकता है। अगर हम देखें तो ये लिख दिया के और 3 और ये लिख दिया 2 4, ठीक है, और ये लिख दिया 5 6 भाई। तो देखिए एक को क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया। फिर से हम क्या करेंगे, ए बी का फॉर्मूला, ए सी का फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इक्वी डिस्टेंस का यूज करेंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको पता चला इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वी डिस्टेंस का ये एक फॉर्मूला होता है और इसको बनाने के 3 तरीके। अगर वो कहता है कि पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का वैल्यू होगा, वाई का 0 हो जाएगा और फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कहता है कि पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स का 0 होगा, वाई का वैल्यू होगा और फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। और इस बार एक्स और वाई कुछ नहीं कहेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या समझना, वहां पर कोई एक वेरिएबल दे देगा और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना दूर तक हम लोग समझ चुके हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप इसका एक नोट्स तैयार कीजिए तीनों पार्ट का और फिर आप क्वेश्चन को लगाइए। आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको इरेज करते हैं और आगे की क्लास को देखते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी शुरू करेंगे देखना कि कैसे वो बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इक्वी डिस्टेंस में ही 2-3 तरह के मेंसुरेशन के शेप का यूज आ जाता है। जैसे आपको ध्यान रखना है, हम लोग आगे समझेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला और भी कुछ शेप में अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम समझेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, लिख देता है कि सो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। कह दिया कि आप इस फिगर को रेक्टेंगल साबित कीजिए, आप इस फिगर को स्क्वायर साबित कीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको बन जाता है। तो पहले हम स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टी को जानेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास सबसे पहला रेक्टेंगल है तो इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या, अब ये आपको ए बी सी और डी है, ठीक है भाई। तो इसका पहला प्रॉपर्टी यही है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये इसका क्या है, अपोजिट साइड है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वह डी सी के बराबर हो जाएगा। अगर ए बी का 10 यूनिट आया और डी सी का भी 10 यूनिट आया तो हम लिख सकते हैं ये साइड इसके इक्वल। उसी तरीके से इसमें अगला क्या हो जाता है कि ए डी जो है वह किसके बराबर हो जाता है, बी सी के। और यहाँ पर हम लोग समझे कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ एंगल की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में कोई एंगल नहीं होता है, समझ रहे ना, इसीलिए एंगल का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ साइड को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास हो जाता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, समझिएगा ध्यान से, ये डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री पर है। मतलब एंगल सारा क्या है, इक्वल है। अगर एंगल सारा इक्वल है तो वो क्या होगा, उसके बीच का दूरी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या समझेंगे कि AC जो है वह किसके बराबर है भाई, BD के बराबर है। अगर इस बात को हम आपको समझाएं प्रैक्टिकली तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्या, जैसे मान लीजिए ये आपको एक रेक्टेंगल है तो नहीं, फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये जो है एक रेक्टेंगल है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन एक रेक्टेंगल है। तो अभी इस पर क्या है, 90 डिग्री। अभी यहाँ पर आपको कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से इधर से नापेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
लेकिन जब इसी रेक्टेंगल को, ये आपको ध्यान रखना है रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर शेप में है, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि समझना है रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, है तो रिलेशन सेम ना, देखिए उसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। अब कह रहा है कि अगर आप इस रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बनाएंगे तो क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा शेप को टिल्ड कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। अब ये जो पहले इस तरीके से था, अब वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो अब देखिए ये एंगल आपको क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये एंगल भी आपको क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये एंगल जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसके बीच का जो दूरी हो जाएगा वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो जो एंगल छोटा हो जा रहा है उसके बीच का साइड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, जो एंगल बड़ा हो रहा है उसके बीच का साइड क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो ये पैरेललोग्राम में होता है, क्योंकि वो एंगल क्या हो गया, छोटा बड़ा हो गया, एंगल क्लोज हो गया। तो जब एंगल क्लोज होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस तरीके से क्या समझे हम कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें डायगोनल क्या होते हैं, बड़े छोटे होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो अगर हम दूसरे फिगर की प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरे फिगर का, तो वो आपको क्या हो जाएगा भाई, पैरेललोग्राम। वो हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात करें, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर इसके नेमिंग की हम बात करें तो ए बी सी डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बना आखिर में क्या, रेक्टेंगल से। जो रेक्टेंगल इस तरीके से था, ऐसे था, अब वो क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो सिर्फ साइड जो इधर उधर ना भागा, लंबाई थोड़े बड़ा छोटा हुआ है, लंबाई उतना ही था, सिर्फ ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि ये जो साइड है इसके बराबर है, ए बी जो है वह किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। उसी तरीके से जो ए डी है वह किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। लेकिन इसका जो डायगोनल है, देखिए ये एंगल क्या होगा, छोटा हो गया, ये एंगल भी आपको क्या होगा, छोटा हो गया। तो इसके बीच का गैप आपको क्या हो गया, बढ़ गया, दूरी आपको क्या हो गया, बढ़ गया। और इस तरीके से AC जो है वह किसके बराबर, नॉट इक्वल टू BD हो गया। रेक्टेंगल में क्या था, डायगोनल आपस में बराबर होते थे, जबकि यहाँ पर क्या है, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि उसका जो एंगल है वो क्या हो गया, छोटा बड़ा। ये नोट ध्यान रखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एंगल सेम। अगर एंगल क्या हो भाई, सेम, एंगल सेम, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल। तब क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम समझे एंगल डिफरेंट, अगर एंगल बड़ा छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, डायगोनल डिफरेंट। तो उसका जो डायगोनल है वो भी आपको क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ रहे ना। इतना आपको सरल भाषा में समझाया जाता है। तो आप बिल्कुल इसका नोट्स तैयार कीजिए और इसको रेगुलर रिवाइज करते चलिए। अगर उसके बाद भी आपसे एक भी क्वेश्चन छूटता है तो फिर जो कहिए जो, ऐसे नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान से समझिए। अब अगला जो हमारे पास फिगर हो जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे भाई, स्क्वायर कहेंगे। आपको पता है ना, स्क्वायर में ऑल साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम समझें यहाँ से तो ABCD हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाता है कि सो दैट दिस इज द स्क्वायर। अब वो क्या करेगा, ऐसे ही चारों वर्टेक्स को दे देगा, इसके चारों वर्टेक्स को दे देगा। अभी इससे रिलेटेड सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे और कह देगा कि इसको साबित कीजिए स्क्वायर है। तो फिर से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ये साइड निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ये साइड निकालेंगे, ये भी निकालेंगे और ये भी। अगर ये चारों साइड बराबर आ जा रहे हैं तो फिर हम इसके डायगोनल को भी निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइड का बराबर होना, स्क्वायर का मतलब ये भी है कि उसके डायगोनल भी बराबर होना, ठीक है। तो AB जो है किसके बराबर, BC के बराबर, CD के बराबर और DA के बराबर। ये हमारा क्या हो गया भाई, पहला प्रॉपर्टी। लेकिन इसका जो डायगोनल होता है उसमें क्या रिलेशन है, तो देखिए अब एंगल इसका क्या है, सेम है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। क्या एंगल बदला, नहीं बदला। तो क्या इसके डायगोनल के बीच की लंबाई बढ़े घटेगी, नहीं घटेगी। और इस तरीके से हम क्या समझे कि जो AC है वह किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। ये चारों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बाद हम समझे तो हमारे पास अगला वैल्यू किसका हो जाता है, रोम्बस का हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस कहते हैं। अब रोम्बस क्या है, ये भी एक तरह से स्क्वायर से बना, जैसे ऐसे था तो स्क्वायर था, ऐसे हो गया तो रोम्बस हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम इसके वैल्यू को समझें तो ये क्या हो जाएगा, ABCD। समझ में आ रहा है ना। तो लाइक करते चलना है भाई, ठीक है, और शेयर भी करते चलना है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए आगे, अगर यहां से हम देखें तो ये साइड तो बराबर होगा, ठीक है। AB जो होगा वह BC के बराबर,
CD के बराबर और DA के बराबर, साइड बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन वही अगर हम डायगोनल की बात करेंगे तो क्या वो बराबर होगा, क्योंकि एंगल क्या हो गया, बड़ा छोटा हो गया। ठीक है, बड़ा छोटा हो गया, इसका मतलब बीच का इसका गैप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आज जो एंगल बड़ा हो गया उसके बीच का गैप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो AC है वह बराबर नहीं होगा BD के। और ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी, मतलब कहने का कि अगर हमको रोम्बस साबित करना है तो हम पहले उसके चारों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम उसके दोनों डायगोनल को निकालेंगे। अगर डायगोनल अलग अलग आ रहा है तो हम कहेंगे कि क्या है, वो रोम्बस है। अगर डायगोनल सेम आ गया तो हम क्या कहेंगे, वो एक स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अगला जो हमारे पास हो जा रहा है उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपको पता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड बराबर होते हैं, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, AB बराबर BC बराबर क्या, AC। और बस इसमें डायगोनल की जरूरत नहीं होती है, इसका सिर्फ साइड इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। एक और आपको पूछा जाता है बार बार, उसको हम कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और उसको हम क्या बता रहे हैं, आइसोसेलस। तो आइसोसेलस में क्या होता है, कोई भी दो साइड बराबर होता है। ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो साइड बराबर होगा बाबू। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, AB जो है AC के बराबर लाना पड़ेगा। और अगर ये कभी कभी AB AC नहीं, कभी कभी AB और BC भी हो सकता है, कभी कभी AC और CB भी हो सकता है, कुछ भी, एनी टू साइड्स आर इक्वल। समझ रहे हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलस। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल को हमको प्रूव करना है तो उसके लिए हम चारों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों डायगोनल को निकालेंगे। अगर चारों साइड में अपोजिट साइड बराबर होते हैं और डायगोनल भी बराबर होता है तब इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। क्लियर है इतना दोस्तों। अब ये फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आता है, इसलिए इसके सारे एग्जाम्पल को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा और बच गया है, बिल्कुल शांति से ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा और, कुछ देर में आपको खत्म होने वाला। चलिए देखते हैं भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मिड पॉइंट क्या होता है और कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, और ये जो क्लास होगा इसमें पूरे नोट्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं वो सारे नोट्स हम लोग कवर कर लेंगे। और इस तरीके से 3 पार्ट में पूरे कोऑर्डिनेट को हम खत्म किए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखिए भाई, अगला जो है उसको हम कहेंगे लीनियर पॉइंट। अब ये क्या होता है, कहता है कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट, 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही प्लेन पर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिनियर कहते हैं। जैसे अगर हम कहें तो ABC, ये आपको क्या है, कॉलिनियर है। लेकिन वही अगर हम कहें कि AB और ये क्या है भाई, C है, तो अब देखिए ये आपको यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, क्या ई होना चाहिए था ऐसे ना, ये नीचे आ गया, तो क्या ई कॉलिनियर है, नहीं। समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम क्या समझेंगे, कॉलिनियर ये होता है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉलिनियर क्या होता है, तो कहता है कि सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू अदर थर्ड डिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे, अगर हम इसको कॉलिनियर साबित करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे भाई, AB निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, AC निकाल लेंगे। और जब ये तीनों निकाल लेंगे तो हम चेक करें कि इसमें किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं। सपोज दैट मान लीजिए हम AB निकाले ये 5 है, BC निकाले ये 3 आ गया। ठीक है, और ये आपको 8 आया है तो हम कह सकते हैं ना 5 + 3 बराबर 8। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, इसको फिर से हम इरेज करते हैं। अब ये 2 आया है, ये 4 आया और ये आपको मान लीजिए 6 आया है, तो हम इसको देख सकते हैं कि 4 + 2 बराबर क्या, 6। किसी दो को जोड़ के आपको तीसरे के बराबर होना चाहिए। ये आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि इसका मतलब AB + BC बराबर टोटल AC होना चाहिए, ऐसा नहीं है। C को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। समझ रहे ना। कॉलिनियर चेक करने का मतलब क्या है कि किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा होना, तीसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अब एक लास्ट हमारे पास टॉपिक है और इसको जल्दी से हम लोग फटाफट समझते हैं। देखिए क्या होता है मिड पॉइंट वैल्यू, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, मिड पॉइंट वैल्यू। अब ये क्या होता है भाई, तो कह रहा है कि कोई भी एक लाइन है तो
तो उसमें क्या होता है, उसमें एक x1 y1 होगा, ठीक है, एक आपको क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है भाई, x2 y2 हो जाएगा। अब मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक पॉइंट जो है उसका नाम है p और इसका वैल्यू है x और y, तो ये a है और ये b है और इसके बीच में आपको कौन है, ये p है। तो इस p में ये जो x है ना, इसी का जो वैल्यू होगा, ये p में जो आपको x है इसी का वैल्यू हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो ये x बराबर आपको क्या हो जाता है भाई, तो x1 प्लस x2 बटा में कितना 2, ठीक है। मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो लाइक करते चलना भाई, शेयर भी करते चलना, ठीक है। और जहां भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, पक्का आप कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। आगे समझिएगा, अगर हम y को निकाले, इस y को, तो क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा में 2, और इस तरीके से हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट को 3 क्लास में आसानी से समझे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर एक बार कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको मैथ से डर लग रहा है तो आप बिल्कुल भरोसे के साथ रहिए कि आप एकदम आसान भाषा वाले चैनल पर हैं। आप बिना स्किप किए हर क्लास को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए अब कल के क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और आपने बहुत सपोर्ट किया हमारा, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।